दोस्तों राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी का काना एजुकेशन यूट्यूब पर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सभी का हमारे संघर्ष बैच के अंदर स्वागत है दोस्तों। हम राजस्थान इतिहास विषय को पढ़ रहे थे और इतिहास विषय में प्रमुख राजवंश पढ़ रहे हैं। प्रमुख राजवंश के अंदर दोस्तों हम क्या है, मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे हैं। मेवाड़ दोस्तों कौन सा? गुहिल राजवंश दोस्तों। गुहिल राजवंश के अंदर दोस्तों हमने उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था दोस्तों, उसकी सामान्य जानकारी देखी थी। इसके बाद हमने दोस्तों गुहादित्य शिलादित्य के बारे में अध्ययन किया। फिर दोस्तों बप्पा रावल से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों। और कल की क्लास के अंदर दोस्तों हमने समर सिंह के बारे में पढ़ा था और फिर हमने क्या है, रावल रतन सिंह को शुरू किया था दोस्तों। आज फिर से हम रावल रतन सिंह जी को शुरू करेंगे और जीरो से शुरू करेंगे दोस्तों। कल तक जो पढ़ा वही दोस्तों पूरी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। तो रावल रतन सिंह जी का जो शासनकाल है दोस्तों वो कब से कब तक रहा दोस्तों, बताना। तो रावल रतन सिंह का शासनकाल दोस्तों कब? रावल रतन सिंह दोस्तों, इनका जो शासन काल है दोस्तों वो 1302 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक रहा दोस्तों। कितनी? 1302 से 1303 ईस्वी, यानी कि लगभग 2 साल इनका क्या है, शासन काल रहा है दोस्तों। 1302 और 1303 ईस्वी तक दोस्तों। इनके समकालीन एक दिल्ली का शासक था दोस्तों। कौन? इनके समकालीन बात करूं दोस्तों तो समकालीन दिल्ली का शासक था। समकालीन जो दिल्ली का शासक है वो कौन है दोस्तों? दिल्ली का शासक, तो दिल्ली का जो शासक था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों मैं क्या है, एक के लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एक के, जिसे समझ जाना कि मैंने अलाउद्दीन खिलजी लिखा। क्योंकि अब हम बार बार बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो दोस्तों हर बार अलाउद्दीन खिलजी लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको शॉर्ट रूप दे देते हैं एक के, क्योंकि आज का जमाना दोस्तों क्या है, शॉर्टकट का है। तो शॉर्टकट में हम भी क्या है, ऐसे अलाउद्दीन कैसे खिलजी कर देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों जो शासनकाल था, आपको पता है कि शासनकाल कितना रहा इसका? तो 1296 के अंदर क्या है, ये गद्दी पर बैठा था दोस्तों और 1316 के अंदर क्या है, इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। ये बात है दोस्तों। अब अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के जो संघर्ष हुआ था दोस्तों, संघर्ष के कारण क्या है वो कारण देख लेते हैं दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एक के वे रतन सिंह के संघर्ष के कारण दोस्तों देख लेते हैं। तो रतन सिंह के संघर्ष के कारण दोस्तों, इनके जो संघर्ष हुआ था उन संघर्ष के कारण क्या क्या है दोस्तों, तो मोटे मोटे रूप से 4 कारण पता चलते हैं हमें दोस्तों। कौन कौन से कारण? पहला कारण दोस्तों यह पता चलता है कि इतिहासकार ने एक कारण तो यह माना कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ये गुजरात अभियान पर अपनी सेना, शाही सेना भेजी थी उल्गू खां के नेतृत्व में। तो उस उल्गू खां के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी, उस सेना से दोस्तों क्या है, समर सिंह ने क्या है, कर वसूला था। उसको क्या है, दंड दिया था कि अपने राज्य में तू प्रवेश होकर जा रहा है, बिना अनुमति के जा रहा है, तो तुझे दंड देना पड़ेगा। और दंड के तहत उससे क्या है, आर्थिक दंड ले लिया था। आर्थिक रूप से उसे क्या है, कमजोर करने की कोशिश की थी, उससे दंड लिया था, कर वसूला था दोस्तों। तो पहला कारण ये पता चलता है। क्या पता चलता है? कि समर सिंह ने दोस्तों क्या है, समर सिंह ने गुजरात अभियान पर दोस्तों, किस पर दोस्तों? समर सिंह ने गुजरात अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सही सेना जा रही थी, सही सेना जा रही थी, उससे क्या है, कर वसूला था। सही सेना जा रही थी, उससे क्या है दोस्तों, कर वसूला था। उससे कर वसूला था। क्या वसूला दोस्तों? कर वसूला था। एक कारण तो यह पता चलता है दोस्तों। दूसरा कारण यह पता चलता है जब हम पद्मावत ग्रंथ पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का दोस्तों। ये पद्मावत ग्रंथ 1540 ईस्वी में लिखा गया है दोस्तों। लगभग मैंने शायद आपको कल की क्लास में इसे 1580 बताया है दोस्तों। तो उसे काट कर आप यदि नोट्स बनाए हैं तो उसे काट कर आप 1540 कर देना। मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों पद्मावत ग्रंथ लिखा है। उस पद्मावत ग्रंथ के अनुसार दोस्तों ये कारण पता चलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों क्या करना चाहता है, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है दोस्तों। किसके अनुसार दोस्तों? तो पहले तो हम कारण लिखेंगे कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है। किसको दोस्तों? रानी पद्मिनी को
प्राप्त करना चाहता है। रानी पद्मिनी को क्या है दोस्तों, प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है दोस्तों। किसके अनुसार दोस्तों, जायसी के अनुसार। और जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों, तो जायसी ने जो ग्रंथ लिखा वो लिखा दोस्तों पद्मावत। और ये पद्मावत ग्रंथ कब लिखा, तो ये लिखा दोस्तों 1540 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब तीसरा दोस्तों जो हमने बात की थी कल, तो तीसरा बिंदु कौन सा था दोस्तों, तो तीसरा बिंदु था कि साम्राज्य विस्तार नीति के तहत क्या है, आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, उसके तहत क्या है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तो तीसरा कारण क्या है दोस्तों, साम्राज्य विस्तार नीति। कौन सा दोस्तों, साम्राज्य विस्तार नीति। ठीक है दोस्तों, एक कारण और पता चलता है, और वो कारण दोस्तों क्या है कि कुछ जो इतिहासकार है वो इतिहासकार क्या है, अलग कारण बताते हैं। कारण ये बताते हैं कि जो मेवाड़ है वो मेवाड़ दोस्तों क्या है, गुजरात से सीमा बनाता है, मालवा से सीमा बनाता है, और दिल्ली से क्या है, सीमा बनाता है। यानी कि यदि मेवाड़ प्राप्त हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से गुजरात और मालवा से क्या है दोस्तों, सीधे संबंध स्थापित कर सकता है। इन पर क्या है, जो अपनी रणनीति है जो भी है वो क्या है, अच्छे से कायम कर सकता है, और अपने जो व्यापार है वो सीधा दिल्ली से गुजरात, और गुजरात से दोस्तों क्या है, मालवा से कंट्रोल करने के लिए अपने चित्तौड़ से भी क्या है, शासन व्यवस्था चला सकता है, और अपना जो व्यापार है वो चित्तौड़ से चला सकता है। और आसपास जितने भी राज्य हैं उन पर क्या है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी उन पर अधिकार कर सकता है, और उन पर जो है कंट्रोल, नियंत्रण है वो चित्तौड़ से आसानी से कर सकता है। इसलिए दोस्तों कुछ इतिहासकार का मानना है कि यह आक्रमण जो करते हैं वो आक्रमण इसलिए करते हैं कि चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व है। क्या है दोस्तों, चित्तौड़ का व्यापारिक एवं क्या है दोस्तों, सामरिक महत्व है। क्या है दोस्तों, सामरिक महत्व है। सामरिक क्या है दोस्तों, महत्व है। सामरिक महत्व का अर्थ होता है दोस्तों, चाहे तो वो रणनीति हो चाहे कोई व्यापार हो, यदि वो उससे करता है और उससे क्या है दोस्तों, जो लाभ मिलता है। सामरिक महत्व का अर्थ होता है कि जो आप व्यापार कर रहे हो या कोई रणनीति कर रहे हो जिनसे आपको लाभ मिल रहा है, और उसमें भी अधिक लाभ चाहते हो, तो दोस्तों क्या है, सामरिक महत्व कायम करना पड़ता है। जब सामरिक महत्व है दोस्तों चित्तौड़ के अंदर, क्योंकि वो गुजरात पर अच्छे से शासन कर सकता है, मालवा पर कर सकता है, और आसपास के जो राज्य हैं उन पर अच्छे से शासन कर सकता है, और अपने व्यापार को क्या है, अच्छे से बढ़ा सकता है। और इन व्यापार से दोस्तों और अपने शासन आसपास के दोस्तों क्या है, राज्यों पर करने से क्या है, उसको जो लाभ मिलेगा वो लाभ केवल लाभ नहीं होगा, वो 2 गुना 3 गुना अधिक लाभ होगा। इसलिए दोस्तों क्या है, चित्तौड़ का दोस्तों क्या है, व्यापारिक एवं सामरिक महत्व है दोस्तों, ये भी बताते हैं। ये कारण है दोस्तों, हम एक कहानी कल शुरू की थी रानी पद्मिनी की और रावल रतन सिंह का दोस्तों संबंध कैसे बना, किस प्रकार से बना, वो हमने शुरुआत की थी दोस्तों, उसको मैं शॉर्टकट में समझाते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बात हमने कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम क्या है, जो रानी पद्मिनी है और हमारे रावल रतन सिंह जी है, इनके मिलन की बात करते हैं, और क्या है, आक्रमण करने की जो बात है वो हम पद्मावत ग्रंथ के अनुसार करेंगे दोस्तों। किस ग्रंथ के अनुसार, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार करेंगे दोस्तों। तो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार दोस्तों ये तो है हमारा मेवाड़ दोस्तों, और मेवाड़ का शासक कौन है आपको पता होगा दोस्तों, तो मेवाड़ का शासक है रावल रतन सिंह। कौन है दोस्तों, रावल रतन सिंह जी है, रावल रतन सिंह है दोस्तों शासक। और यहाँ पर दोस्तों जो एक देश पड़ता है, जो एक राज्य पड़ता है, उस राज्य का नाम दोस्तों देखना, सिंहल द्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सिंहल द्वीप कहा जाता है, या फिर इसे दोस्तों क्या है, सिलोन भी कहा जाता है दोस्तों, और वर्तमान में इसे क्या है, श्रीलंका भी कहा जाता है दोस्तों। इस सिंहल द्वीप या सिलोन के एक शासक थे दोस्तों, शासक का नाम आता है गंधर्व सेन। क्या नाम आता है दोस्तों, गंधर्व सेन नाम आता है। और इस गंधर्व सेन के दोस्तों क्या है, एक पुत्री थी। गंधर्व सेन की पत्नी का नाम दोस्तों देखना, तो इनकी पत्नी का नाम आता है चंपावती। क्या नाम आता है दोस्तों, चंपावती आता है। इस चंपावती और गंधर्व सेन की एक पुत्री थी दोस्तों, जिसे हम राजकुमारी कह सकते हैं, क्योंकि एक राजा की पुत्री है तो उसे राजकुमारी कहा जाता है, और एक पुत्र को क्या है दोस्तों, राजकुमार कहा जाता है। तो उस राजकुमारी का नाम था दोस्तों, जो पुत्री है उस पुत्री का नाम क्या है, या राजकुमारी का नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम था दोस्तों पद्मिनी। क्या नाम था दोस्तों, पद्मिनी नाम था। और इस पद्मिनी के पास दोस्तों एक तोता था। कौन, क्या था दोस्तों, तोता था।
और ये जो तोता है दोस्तों ये हीरामन जाति का तोता था। किस जाति का दोस्तों? हीरामन जाति का तोता था। और ये जो हीरामन जाति का तोता है दोस्तों, ये तोता क्या है, अपने मानव की बोली का नकल करता है। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही ये भी बोलता है, यानी कि हम जो भी बात करते हैं वो हमारी क्या है, नकल करता है तोता। आप भी जानते हैं तोते को लोग बहुत से पालते हैं और उसे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि जो हम बोलते हैं वो हमारी नकल करना सीखे और नकल करे। ऐसे भी हम करते हैं कोशिश दोस्तों। तो उसी प्रकार से पद्मिनी के पास एक तोता था दोस्तों। तोता कौन सी जाति का? हीरामन जाति का था। और यह मानव बोली की क्या है दोस्तों, नकल करता था। यह तोता दोस्तों एक दिन क्या है, पिंजरा खुला रहने के कारण पिंजरे से दोस्तों क्या है, उड़ जाता है। और उड़ने के बाद दोस्तों उड़ता उड़ता दोस्तों क्या है, मेवाड़ की सीमा में आता है दोस्तों। कौन सी सीमा में आता है? मेवाड़ की सीमा में आता है दोस्तों। और मेवाड़ के अंदर दोस्तों क्या है, एक शिकारी के हाथ लग जाता है। यह तोता दोस्तों क्या करता है, मेवाड़ की सीमा में आता है दोस्तों और एक शिकारी के हाथ लग जाता है। शिकारी दोस्तों इसे मारना चाहता है, लेकिन दोस्तों शिकारी को पता चल जाता है कि यह तोता बोलता है और हमारी बात की क्या है, नकल करता है, हमारी आवाज की नकल करता है। तो शिकारी सोचता है कि इसे मारने से अच्छा है कि मैं इसे क्या है, बेच दूं और अच्छा खासा पैसा प्राप्त कर लूं। जब मुझे पैसे प्राप्त हो जाएंगे तो क्या है, मैं अपना गुजारा आराम से चला पाऊंगा कुछ दिनों के लिए। तो ये तोता क्या है, एक ब्राह्मण को बेच देता है शिकारी। किसको दोस्तों? ब्राह्मण को बेच देता है। और यह ब्राह्मण को बेचता है। तो जब तोता ब्राह्मण के पास जाता है तो ब्राह्मण दोस्तों इससे कुछ पढ़ाता है, सिखाता है, सीख जाता है। अच्छी बात है, क्योंकि नकल करता है तो आराम से जो भी कहता ब्राह्मण वो नकल करता। तो ब्राह्मण को लगा यह तोता हमारे राजा के पास होना चाहिए। अब राजा के पास यह तोता होना चाहिए, तो वो राजा के पास सीधा तो नहीं पहुंचा सकता। तो राजा के दरबार में क्या है, एक विद्वान रहता था दोस्तों, जो दरबारी था राजा का। उसका नाम था दोस्तों राघव चेतन। क्या नाम था दोस्तों? राघव चेतन था दोस्तों। और इस राघव चेतन को क्या है, ब्राह्मण तोता दे देता है। और ये तोता जब राघव चेतन के पास जाता है, राघव चेतन को पता चलता है कि यह मानव बोली की नकल करता है। और राघव चेतन दोस्तों आपको पता है कि यह तंत्र विद्या का क्या है, अच्छा जानकार था। किसका दोस्तों? तंत्र विद्या का अच्छा जानकार था दोस्तों। साथ ही साथ हम यूं कहें तो यह क्या है, जादू टोने में निपुण था दोस्तों। जादू टोने करने में क्या था दोस्तों, निपुण था। और यह बात दोस्तों सबको पता थी। तो राघव चेतन के पास ये तोता जाता है। राघव चेतन क्या है, अपने राजा के पास, रावल रतन सिंह के पास दोस्तों क्या है, इस तोते को पेश करता है और कहता है कि हुकुम, ये जो तोता है हमारी बोली की दोस्तों क्या है, नकल करता है। तो हुकुम कहता अच्छी बात है, ये तो हमारे पास होना चाहिए, नकल करता है तो ऐसा तोता तो होना चाहिए। लेकिन राघव चेतन कहता कि महाराज ये सिर्फ नकल ही नहीं करता, किसी एक राजकुमारी की क्या है दोस्तों, बखान करता है, एक राजकुमारी के बारे में बताता है दोस्तों। अब ये बात बताता है तो वो बात राजा भी सुनना चाहते हैं। तो राघव चेतन अपने दोस्तों क्या है, जो जादू टोने जो विद्या मंत्र है उसके तहत दोस्तों क्या है, वो बात उगलाते हैं धीरे धीरे प्रयास करते हुए। तो तोतापुरी क्या है, रानी पद्मिनी के बारे में बताता है कि रानी पद्मिनी ऐसी राजकुमारी है जो अपने मुंह से दोस्तों क्या है, पानी पीती है तो उसके कंठ से दोस्तों वो पानी जब नीचे पेट में जाता है तो वो दिखता है। उसके रूप के बारे में, पद्मिनी के रूप के बारे में, रूप के सौंदर्य के बारे में क्या है, बात करता है। यानी कि तोता दोस्तों क्या है, पद्मिनी की जानकारी रावल रतन सिंह को देता है, अपने रूप के बारे में, सौंदर्य के बारे में जानकारी देता है। जब रूप और सौंदर्य के बारे में जब रावल रतन सिंह को पता चलता है तो वो मन ही मन क्या है दोस्तों प्रभावित हो जाते हैं। मन ही मन क्या है दोस्तों, रानी पद्मिनी को चाहने लगते हैं। और रावल रतन सिंह दोस्तों क्या है, राघव चेतन को कहते हैं कि राघव जी, मैं मन ही मन इस पद्मिनी को क्या है, अपनी रानी बना चुका हूं, मुझे क्या है, इससे विवाह करना है। लेकिन जो तोता बोल रहा है क्या वास्तव में यह सत्य है या नहीं, पहले तो हमें इसकी परख करनी चाहिए। यदि यह सत्य है तो मैं रानी, इस पद्मिनी राजकुमारी को क्या है, मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूं। तो इसका परख कैसे करें, इसकी जांच पड़ताल कैसे करें, तो कुछ उपाय बताओ, कुछ सुझाव दो। तो ऐसे क्या है, समय निकलता जाता है और सुझाव भी मिलता है कि हम दोनों क्या है, जोगी के वेश में चलेंगे महाराज। और जोगी के वेश में हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, तो सिहलदेव जाएंगे। तो जोगी के वेश में रावल रतन सिंह जी और दोस्तों कौन है, राघव चेतन सिहलदेव आते हैं। और उनके दरबार में दोस्तों क्या है, रोजाना आते, लेकिन खाली हाथ आते, खाली हाथ जाते, ना तो कुछ लेते ना कुछ देते। क्योंकि रोजाना इसलिए आते, जब तक क्या है दोस्तों, राजकुमारी के दर्शन नहीं हो जाते तब तक इनका रोज आना जाना
रहता था दरबार में। सुबह आते वापस चले जाते, दरबार लगता, आते चले जाते। एक दिन महाराज को शंका हुई कि आज ये जो जोगी है क्यों नहीं यार, रोज आ रहे रोज जा रहे, खाली हम कुछ भी देते तो लेते नहीं है। तो इन्होंने अपने सैनिकों द्वारा क्या है बात की, सैनिकों ने कहा कि महाराज ये दो जोगी कहीं से आए हुए हैं और कुछ दिनों से यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो महाराज धीरे धीरे जाते हैं, बात पता चलती है, तो बोलते हैं कि हम तो मेवाड़ के राजा हैं और ये मेरा दरबारी है। हमने आपके तोते से आपकी राजकुमारी पद्मिनी के बारे में सुना था और हम यही जांच पड़ताल करने आए थे कि वास्तव में ऐसी कोई राजकुमारी है क्या, यदि है तो हम उसको क्या है मेरी अपनी रानी बनाना चाहता हूं। तो और हमने क्या है कल आपके दरबार में आए थे, आपकी राजकुमारी के हमें दर्शन हुए हैं, इसलिए आज हम नहीं आए थे और हम क्या है पद्मिनी से शादी करना चाहते थे, विवाह रचाना चाहते थे, इसलिए हम उस पर मंथन कर रहे थे। तो ये बात जब राजा को पता चली, गंधर्व सेन को, तो गंधर्व सेन अपने दरबार में गया, अपनी रानी पत्नी से बात की, चंपावती से, और ये बात हुई कि हमें हमारी पद्मिनी का विवाह जब एक राजा के साथ हो रहा है, एक राजा मेवाड़ से यहाँ तक आ सकता है, तो हमारी बेटी के लिए, हमारी राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो हमें इसके साथ विवाह कर देना चाहिए। तो दोस्तों क्या है पद्मिनी का और रावल रतन सिंह का क्या है विवाह होता है। और ये जो विवाह होता है दोस्तों, वो विवाह गंधर्व विवाह होता है। कौन सा दोस्तों? गंधर्व विवाह होता है। और गंधर्व विवाह होने के साथ ही क्या है पद्मिनी को रावल रतन सिंह के साथ भेज दिया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इस पद्मिनी के साथ दोस्तों कितनी 1600 दासियां आती है। कितनी दोस्तों? 1600 तो दासियां आती है। कितनी दासियां आती है दोस्तों? 1600 दासियां आती है। इन 1600 दासियां के साथ साथ दोस्तों दो सेना नायक भी आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? दो सेना नायक आते हैं जो क्या है इस रानी पद्मिनी की दोस्तों क्या है रक्षा करने के लिए आते हैं। बाकी जो 1600 दासियां आती हैं वो रानी पद्मिनी के लिए दोस्तों क्या करती है, उसकी देख रेख के लिए आती है, उसकी सेवा करने के लिए आती है। लेकिन जो दो सेना नायक आते हैं दोस्तों, वो सेना नायक दोस्तों कौन है? गोरा और बादल है। कौन है दोस्तों? गोरा और बादल है, ध्यान रखना। इनाम दोस्तों गोरा बादल को क्या है चाचा भतीजा भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चाचा और भतीजा भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है पद्मिनी का दोस्तों, गोरा तो काका लगता था पद्मिनी के लिए, और ये जो बादल है पद्मिनी का भाई था दोस्तों। लेकिन ये दोनों क्या है चाचा भतीजे थे। दोनों पद्मिनी के साथ आते हैं मेवाड़ में दोस्तों। जब मेवाड़ में आते हैं तो मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह जी इनको क्या है इनके अच्छे नेतृत्व के कारण इनको क्या है दोस्तों सेनापति बना देते हैं दोस्तों। जब सेनापति बना दिया, सब कुछ हो गया दोस्तों। लेकिन बात एक दिन ऐसी होती है कि जो ये राघव चेतन है, राघव चेतन के मन में दोस्तों क्या है एक बात खिल उठती है कि जब मैंने राजा को बात बताई कि रानी पद्मिनी ऐसी सुंदर है, मैंने सूचना पहुंचाई और आज मुझे ही दरबार में दोस्तों क्या है उपस्थित होने के लिए रोक दिया जाता है। दरबार में तो उपस्थित होता था, लेकिन क्या है कि वो बिना किसी की अनुमति के दरबार में प्रवेश कर सकता था, अपने राजा के महल में प्रवेश कर सकता था। लेकिन क्या है जब से रानी पद्मिनी आई है तब से उनको महल में बिना अनुमति के प्रवेश करने नहीं दिया जाता था दोस्तों। तो इनके मन में आवाज ऐसी कुछ खिल उठती है कि इस पद्मिनी को मुझे प्राप्त करना चाहिए, ये राजा के पास नहीं होनी चाहिए। इसके दोस्तों मन में क्या है एक वासना उत्पन्न होती है दोस्तों। उस वासना के तहत क्या है अपने इस जादू टोने की तंत्र विद्या का प्रयोग करना शुरू करता है कि जादू टोने तंत्र विद्या से क्या है मैं पद्मावती पर ऐसा प्रयोग करूंगा जिससे क्या है वो मेरे वश में हो जाएगी और मेरी हो जाएगी। तो ये बनक दोस्तों क्या है रावल रतन सिंह को पड़ती है। और जब बनक पड़ती है तो उस बनक के तहत दोस्तों इस राघव चेतन को क्या है दोस्तों देश निकाला दिया जाता है। क्या निकाला दिया जाता है दोस्तों? देश निकाला दिया जाता है। और देश निकाला देने के बाद दोस्तों क्या है राघव चेतन जब मेवाड़ को छोड़कर जाता है, दरबार से जाता है, तब क्या है दोस्तों रावल रतन सिंह को कहता है कि मैं मेवाड़ में तब आऊंगा जब तेरा सर्वनाश हो जाएगा, या मैं जब भी मेवाड़ में कदम रखूंगा तब तेरा मेवाड़ का और तेरा क्या है सर्वनाश हो जाएगा। ये बात कहते हुए क्या है मेवाड़ से चला जाता है। क्योंकि इसे मेवाड़ की सारी चीजें सारी जानकारी पता थी राघव चेतन को, क्योंकि दरबारी था और जादू टोने में निपुण था दोस्तों। ये सीधा कहाँ चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। अब राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या बातचीत होती है वो हम देखते हैं दोस्तों, और क्या क्या घटनाएं क्रम आगे घटित होता है दोस्तों। तो अब हम क्या है राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी की बात सुनते हैं कि यह बात क्या हुई इनके मध्य दोस्तों। राघव चेतन दोस्तों कौन है?
राघव चेतन और हमारे इधर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहां पर बैठा हुआ है दोस्तों, दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है दोस्तों, ठीक है। राघव चेतन मेवाड़ से निकलकर सीधा दोस्तों कहां, दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली जाकर दोस्तों क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है। अलाउद्दीन खिलजी से बातचीत करता है कि महाराज आप किन महिलाओं के साथ रह रहे हो। जिस महिला के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस औरत के बारे में मैं बताना चाहता हूं, यदि आप उसे सिर्फ सुन भी लो ना, तो भी आप इन महिलाओं को, आपके जो दरबार के अंदर जो भी आपकी रानियां हैं, उनको आप त्याग कर दोगे उसके प्रति दोस्तों। ये बात जब इतनी से कहता है तो क्या है, दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन की पूरी बात सुनना चाहता है और बोलता है कि तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा, तू बता कौन सी राजकुमारी, कौन सी रानी की बात करना चाहता है और वो कहाँ की है, किसकी रानी है, बता, उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब ये बात दोस्तों क्या है राघव चेतन ने सुनी, तो उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ मेवाड़ चाहिए, आप मेवाड़ को जीत लेना और मुझे मेवाड़ दे देना। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मेवाड़ भी दे देंगे, जो चाहिए वो देंगे तुझे, पहले राजकुमारी की, जो तू रानी की बात कर रहा है, कहाँ की तो वो राजकुमारी है, किसकी रानी है, कहाँ की है वो निवासी, और उसके रूप के सौंदर्य के बारे में तो बता तू, फिर हम आगे बात करें। तो यह राघव चेतन क्या करता है दोस्तों, हमारी जो रानी पद्मिनी है, इस रानी पद्मिनी के बारे में दोस्तों क्या है, सारी की सारी जानकारी दोस्तों दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को देता है। रानी पद्मिनी के जो रूप का, जो सौंदर्य का वर्णन करता है, वो वर्णन जितना वास्तविक में है वो उससे क्या है, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर करता है। यानी कि कोई वस्तु मान लो 5 रुपए की है और ये क्या है, इसको 10 रुपए की बता देता है राघव चेतन। यानी कि वस्तु तो मूल्य 5 रुपए है, लेकिन उसके गुण के कारण उसको क्या है, 10 रुपए की बता देता है। इसी प्रकार से रानी पद्मिनी का जो रूप था, सौंदर्य था, उस सौंदर्य का बखान करते हुए दोस्तों क्या है, उस बखान को इतना बढ़ा दिया कि जिससे क्या है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी इतना प्रभावित, इतना मोहित हुआ कि उसने कह दिया कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अब क्या है, ये रानी पद्मिनी ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। और ये कहता है राघव चेतन को कि यदि तू मुझे इसको प्राप्त करने के लिए सहायता करता है, तो मैं भी तुझे मन चाहा धन कुछ भी चाहेगा वो दूंगा। तो राघव चेतन कहता है कि ये मेवाड़ की तो रानी है दोस्तों। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहता है दोस्तों, कि ये तो मेवाड़ की राजकुमारी है, आपको मेवाड़ पर चलना होगा, मेवाड़ पर आक्रमण करना होगा और मेवाड़ को प्राप्त करना होगा, तभी आपको दोस्तों क्या है, रानी पद्मिनी मिलेंगी, आपको नहीं मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी को कह रहा है दोस्तों वो कि आपको मिलेगी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों दिल्ली से अपनी सेना लेकर कहां पर, मेवाड़ पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है दोस्तों, अपनी सेना लेकर मेवाड़ पहुंचता है। और मेवाड़ में हमारे जो शासक है दोस्तों, वो शासक कौन है, रावल रतन सिंह है दोस्तों। कौन है, रतन सिंह जी है। और रतन सिंह जी का शासनकाल कितना दोस्तों, 1302 से 1303 तक है, ठीक है दोस्तों। मेवाड़ पहुंचता है और मेवाड़ पहुंचने के बाद दोस्तों क्या है, धीरे धीरे मेवाड़ की घेराबंदी करता है दोस्तों। क्या करता है, मेवाड़ है, इस मेवाड़ का अंदर दोस्तों जो चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग की क्या है दोस्तों, वो घेराबंदी करता है। क्या करता है दोस्तों, चित्तौड़ की घेराबंदी करता है। और ये घेराबंदी कौन करता है दोस्तों, तो घेराबंदी जो करता है दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी करता है। और अलाउद्दीन खिलजी ये घेराबंदी दोस्तों 28 जनवरी को करता है। कब करता है दोस्तों, 28 जनवरी को करता है। और जो साल है दोस्तों 1303 ईस्वी है। क्या है दोस्तों, 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ की मेवाड़ की क्या है दोस्तों, दुर्ग है, उस दुर्ग की क्या है, घेराबंदी करता है। और इस घेराबंदी करने के बाद दोस्तों क्या है, रावल रतन सिंह जी चुप बैठेंगे, शांत बैठेंगे? नहीं दोस्तों, रावल रतन सिंह जी ना तो चुप बैठते हैं, ना ही शांत बैठते हैं। अपने सामंत और अपने सेनापतियों से बात करते हैं दोस्तों। और बात करने पर यह पता चलता है कि हमें अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों क्या है, युद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और इसी बात को लेकर दोस्तों क्या है, अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध होते हैं। और कई युद्ध होते हैं दोस्तों, जिसमें कभी तो अलाउद्दीन खिलजी जीतता है और कभी कभी दोस्तों क्या है, रावल रतन सिंह जी भी जीत जाते हैं। यानी कि दोनों के मध्य कभी तो दोनों टाई हो जाते हैं, कभी एक हारता है, कभी एक जीत जाता है। ऐसे ही करते हुए कई दिन बीत गए, कई युद्ध हो गए। और इन युद्धों के मध्य दोस्तों रतन सिंह जी के जो एक सिसोदा ग्राम है दोस्तों, इस सिसोदा के दोस्तों क्या है, लक्ष्मण सिंह जी थे दोस्तों। कौन थे, सिसोदा के लक्ष्मण सिंह जी।
ये लक्ष्मण सिंह जी अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों युद्ध करते हुए दोस्तों क्या है वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इन्हीं लक्ष्मण सिंह जी के दोस्तों कितने 7 पुत्र भी दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। सिसोदा ग्राम के लक्ष्मण सिंह जी और अपने 7 पुत्रों के साथ दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों क्या है युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी के भी बहुत सारे सैनिक क्या है दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यह बात होती है। धीरे धीरे ऐसे काम चलता रहता है, समय बीतता रहता है, लेकिन क्या है अलाउद्दीन खिलजी के पास कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। क्या है दोस्तों? कोई सफलता नहीं मिलती है। चित्तौड़ को जीतने के लिए, चित्तौड़ को विजित करने के लिए अपने सारे कारनामे फेल हो जाता है। जो भी कारनामे युद्ध के तहत वो युद्ध करता है, जो भी उपयोग करता है, वो सारे फेल हो जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है दोस्तों, एक क्या है दोस्तों एक ऐसा दोस्तों क्या है क्या हम उसको क्या कहें ऐसी दोस्तों क्या है एक रचना रचता है, एक व्यू रचता है जिसमें दोस्तों क्या है रतन सिंह को फंसाने का काम करता है दोस्तों, जिससे हम क्या कहते हैं दोस्तों साधारण सी भाषा में तो दोस्तों कूटनीति कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या है मेवाड़ पर विजेता के लिए दोस्तों क्या है एक कूटनीति अपनाई दोस्तों। अब वो कूटनीति क्या अपनाई दोस्तों, ये कूटनीति हम देखते हैं। तो दोस्तों कूटनीति ये अपनाई कि राजा के पास एक संदेश पहुंचाता है। संदेश में ये लिखता है कि राजा महाराज चित्तौड़ के अधिकारी, चित्तौड़ के राजन, मैं भी आपसे युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली लौटना चाहता हूं, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहता हूं, आपसे मित्रता की बात रखना चाहता हूं, और आपकी जो रानी है उस रानी के मैं दर्शन करना चाहता हूं, उनसे भी मिलना चाहता हूं। तो क्या है इस बात पर रावल रतन सिंह जी क्रोधित हो जाते हैं। चलो हमसे मित्रता करना चाहता कोई बात नहीं, हमसे मिलना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी रानी के बारे में दर्शन करना, मेरी रानी से मिलना चाहता है, ये दुष्ट है, ये दुष्ट यही आना चाहता है। इस दुष्ट को क्या है महल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, दुर्ग में नहीं दिया जाएगा, चाहे तो हमें इनके साथ युद्ध करते हुए भी मरना पड़े, वीर गति को प्राप्त होना पड़े तो वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों क्या है नहीं मिलेंगे। ये बात तो होती है, लेकिन फिर दोस्तों उसका दूत जो चला जाता है, फिर से वापस अलाउद्दीन खिलजी अपने दूत के माध्यम से क्या है एक सूचना मिलता है और बोलता है कि कोई बात नहीं राजन, आप आपकी रानी से नहीं मिलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उनके सिर्फ क्या है एक दर्शन भी करवा देना, एक झलक ही बता देना, ठीक है, और हम आपसे मित्रता की बात करना चाहते हैं, बात तो करो, मिलो तो सही। वो क्या है रावल रतन सिंह को फंसाना चाहता है। जब ये बात वापिस अपने मेवाड़ के दरबारियों के साथ हुई थी, रानी पद्मिनी के सामने बात हुई, तो रानी पद्मिनी ने कहा कि मैं अपने मेवाड़ के लिए, अपने गौरव के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उससे सिर्फ अपनी झलक की तो दिखानी है। झलक दिखलाने के लिए सामने आना जरूरी नहीं है, किसी और माध्यम से भी झलक दिखाई जाती है। और ये बात होती है और संदेशा पहुंचाया जाता है कि आप आमंत्रित हो भोजन करने के लिए, आप आइए, हमारी रानी के भी आपको दर्शन करवाए जाएंगे और हम बात भी करेंगे मित्रता की बात, खाना भी खाते हैं, बात भी होती है। जब बात आती है रानी पद्मिनी के दर्शन करने की, झलक बतलाने की, तो क्या है दोस्तों एक शीशा रखा जाता है, शीशा के सामने जल पात्र रखा जाता है, ऊपर दोस्तों एक खिड़की होती है, जरों का होता है, उसमें से रानी पद्मिनी गुजरती है। तो उस समय क्या है उसकी छाया दोस्तों कांच में पड़ती, कांच से उससे क्या है जल के दर्शन करवाने थे। लेकिन उसी समय रानी पद्मिनी गुजरती है, तब दोस्तों क्या है जल के अंदर एक किसी ने पत्थर डाल देता है, जिससे क्या है अलाउद्दीन खिलजी को उसके क्या है झलक दिखलाई नहीं पड़ती है, लेकिन हल्की सी जो पड़ती है उससे भी वो बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है। और ऐसे ही बात करते हुए दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी बाहर निकलता है। तो हमारे मेवाड़ के जो राजा है दोस्तों मान सम्मान के बहुत ही अच्छे थे, तो ये मान सम्मान रखते हुए दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी को गेट तक, दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते हैं। जब वो छोड़ने जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इनको बाहर धक्का देकर बाहर से दोस्तों क्या है दरवाजा लॉक कर देता है। और जब दुर्ग का दरवाजा बंद करता है तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी, वो सेना दोस्तों क्या है हमारे रावल रतन सिंह जी को क्या है दोस्तों बंद कर देती है, यानी कि उनको क्या है दोस्तों गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है। अब क्या आगे घटना होती है वो हम देखते हैं दोस्तों। तो क्या है रावल रतन सिंह को वो दोस्तों क्या है बंदी बनाकर ले जाता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना जो बंदी बनाकर ले जाता है, ये घटना का वर्णन भी दोस्तों क्या है जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी भी था दोस्तों। कौन था? एक जो दरबारी है दोस्तों, दरबारी,
और ये दरबारी सिर्फ दरबारी ही नहीं था, ये एक विद्वान भी था। क्या था दोस्तों? विद्वान भी था। और ये क्या है, किताब लिखने का काम भी करता था। तो इसने दोस्तों एक ग्रंथ भी लिखा था, और उस ग्रंथ का नाम दोस्तों क्या है मैं बता देता हूं आपको। वो ग्रंथ लिखा था दोस्तों, और ग्रंथ ये लिखा था कि खजाइन उल फुतूह तारिख ए अलई। दोस्तों क्या लिखा? ग्रंथ का नाम है दोस्तों खजाइन, क्या नाम है दोस्तों? खजाइन उल फुतूह। क्या नाम है दोस्तों? खजाइन उल फुतूह या तारीख ए, क्या नाम है दोस्तों? तारीख ए अलई। ध्यान रखना दोस्तों, ये ग्रंथ लिखा, इसके ये नाम है वो मैंने बता दिया। उस समय दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी विद्वान भी उस समय उपस्थित था मेवाड़ के अभियान पर दोस्तों, और ये अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलई में दोस्तों जो मेवाड़ के साथ युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी का, जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं का दोस्तों क्या है, आंखों देखा वर्णन करता है। कौन वर्णन करता है दोस्तों? तो आंखों देखा जो वर्णन करता है उस दरबारी का नाम है दोस्तों, जो दरबारी विद्वान है वो दरबारी विद्वान दोस्तों अमीर खुसरो था। कौन था? ये अमीर खुसरो अपने ग्रंथ के अंदर क्या है दोस्तों, मेवाड़ के साथ दोस्तों जो भी युद्ध होता है उसका दोस्तों क्या है, आंखों देखा वर्णन करता है। यह अमीर खुसरो दोस्तों कौन है? अमीर खुसरो। यह अमीर खुसरो अपने ग्रंथ के अंदर खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलई के अंदर दोस्तों क्या है, मेवाड़ के साथ अलाउद्दीन खिलजी का जो संघर्ष चलता है, जो युद्ध चलता है, उन सभी के बारे में दोस्तों क्या है, ये अमीर खुसरो अपना सजीव वर्णन करता है युद्ध के बारे में। क्या करता है दोस्तों? सजीव वर्णन। सजीव वर्णन का अर्थ होता है दोस्तों आंखों देखा वर्णन करता है। क्या करता है दोस्तों? आंखों देखा वर्णन करता है दोस्तों, इतना ध्यान रखना। क्या करता है दोस्तों? आंखों देखा वर्णन करता है। और ये कहता है कि लगभग 7 से 8 माह तक क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने में दोस्तों क्या है, बहुत कठिनाई हुई थी। और 7 से 8 माह तक उसे क्या है, असफलता मिली। और असफलता मिलने के बाद ही क्या है, उसने कूटनीति अपनाई थी। ये बात भी अमीर खुसरो कहता है और पद्मावत ग्रंथ के अंदर भी है दोस्तों हमने अभी दोस्तों क्या पढ़ा कि जो अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो किसका विद्वान था दोस्तों? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का विद्वान था। वो अपने आंखों देखा का क्या है दोस्तों, वर्णन करता है। जो मेवाड़ और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो भी युद्ध होता है, जो भी घटनाक्रम होती हैं, वो सभी क्या है अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलई के अंदर दोस्तों क्या है, पूरा का पूरा आंखों देखा वर्णन करता है। अब हम जो बात कर रहे थे दोस्तों, बात ये चल रही थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रावल रतन सिंह को क्या है, बंदी बना देता है। किसको दोस्तों? इस रतन सिंह को क्या है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी क्या है दोस्तों, बंदी बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों? बंदी बना देता है। और बंदी बनाकर क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी का डेरा है वहां पर ले जाता है। और ले जाने के बाद दोस्तों एक संदेश पहुंचाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रानी पद्मिनी के पास। संदेश ये पहुंचाता है कि रानी पद्मिनी, यदि तू चाहती है कि चित्तौड़ क्या है, जैसा है वैसा रहे, ये मेवाड़ जैसा है वैसा रहे, इस पर खिलजी का अधिकार ना हो, और ये जो राणा है रतन सिंह तेरा राणा, वो जीवित रहे, वो इस मेवाड़ की गद्दी पर बैठा रहे, तो तू क्या है मेरे पास आ जा, मुझे अपने आप को सौंप दे दोस्तों। तो रानी पद्मिनी के पास ये जब बात पहुंचती है, यह संदेश पहुंचती है, तो एक दोस्तों क्या है, बैठक बुलाती है अपने दरबारी की सेनापति की। मेवाड़ के अंदर दोस्तों एक बैठक बुलाती है, और मेवाड़ के अंदर दोस्तों क्या है, बातचीत होती है दुर्ग के अंदर। और बातचीत के अंदर रानी पद्मिनी कहती है कि मैं जाऊंगी किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, अपने राणा को छुड़ा के लाऊंगी। तब उसके दोस्तों क्या है, जो रक्षार्थ थे तो दोस्तों क्या है, सिहल द्वीप से जो आए थे गोरा बादल, ये कहते हैं कि रानी सा हम आपको नहीं जाने देंगे, चाहे हमें वीर गति को प्राप्त होना पड़े, हमारे दरबारियों को वीर गति को प्राप्त होना पड़े, हमारे सामंत को, हमारे सेना नायक को, हमारे सेना को युद्ध करना पड़े, युद्ध करेंगे, युद्ध करके राजा को छुड़ा के लेके आएंगे, लेकिन आपको उसके सुपुर्द होने नहीं देंगे। तो रानी पद्मिनी कहती है कि मैं भी वही बात कह रही हूं जो आप कह रहे हो,
लेकिन थोड़ा सा इसमें फेरबदल है। उसने जिस प्रकार से कूटनीति अपनाई और कूटनीति के तहत हमारे राजा को क्या है बंदी बनाकर ले गया था रतन सिंह को, उसी प्रकार से हम भी कूटनीति अपनाएंगे और एक पत्र लिखो जैसा मैं कहती हूं वैसा, कि मैं रानी पद्मिनी तेरे पास आने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे पास चलने के लिए तैयार हूं दिल्ली, लेकिन तुझे क्या है मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त यह है, यदि तू इस शर्त को पूरी करता है तो आगे की शर्त बताऊंगी। पहली शर्त यह है कि हमारे मेवाड़ का देशद्रोही गद्दार तेरे खेमे में है राघव चेतन, पहले तो तू उसका सिर काटकर हमारे पास भेज, फिर उसके बाद दूसरी क्या है शर्तें बताऊंगी, फिर चलूंगी। तो ये जब बात अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या है राघव चेतन का सिर काटकर क्या है दोस्तों रानी पद्मिनी के पास पहुंचा देता है। जब इसका सिर काटकर पहुंचाता है तो रानी पद्मिनी दो शर्तें और बताती है कि जब मेरी डोली मेवाड़ से निकलेगी तब तुझे क्या है राणा को भेजना होगा, जब राणा पहुंचेगा बाहर दुर्ग के दरवाजे पर तभी मेरी डोली आगे आएगी, यह शर्त बताती है। और एक शर्त यह बताती है कि मैं केवल अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरी जो 1600 दासियां हैं वो सभी चलेगी, और 1600 दासियां यानी कि 800 डोलियां सजेगी, डोलियां आएगी, उनमें प्रत्येक डोली के अंदर दो दो दासी होगी। और इन डोलियों की दोस्तों क्या है जो आपके सेना है वो सेना इन डोलियों की दोस्तों क्या है ना तो इसकी जांच करेंगे, ना पड़ताल करेंगे, ना परखेंगे। यदि ये शर्त मंजूर हो तो मैं तेरे साथ दिल्ली चलने को मंजूर हूं। जब ये शर्त दोस्तों क्या है पहुंचाई गई और मेवाड़ के अंदर दुर्ग के अंदर जो दरबारी बैठे थे वो दरबारी भी महारानी से पूछने लगे कि महारानी जी आप तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, तो यह शर्त क्यों लिखवाई? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, आप युद्ध करोगे, और एक तरफ आप शर्त लिखकर भेजते हो कि मैं आऊंगी और मेरी 1600 दासियां आएंगी डोली में, और आप डोली की जांच पड़ताल नहीं करोगे। तो रानी सा कहते कि आपने बात समझी नहीं है, उन डोली के अंदर मैं नहीं जाऊंगी, डोली के अंदर दासी के वेश में क्या है हमारे 1600 सैनिक जाएंगे और उनसे युद्ध करेंगे, और मेरे स्थान पर कोई सेना नायक जाएगा जो मेरा वेश करके जाएगा और क्या है उनके साथ युद्ध करेगा। हमारे राणा जी जब प्रवेश कर लेंगे तब उनसे क्या है अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करेंगे। जब उसे पता चलेगा कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है तो उसे जो आघात पहुंचेगा, आघात के साथ क्या है हम युद्ध कर लेंगे, युद्ध करेंगे, तब क्या है दोस्तों वो हार जाएगा और चला जाएगा दिल्ली से। ये बात होती है। और शर्त के तहत दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी जो रतन सिंह को बंदी बना रखा था इसे क्या है मुक्त कर देता है, और मुक्त करके मेवाड़ पहुंचा देता है, मेवाड़ के दुर्ग के अंदर। और तब यहां से दोस्तों क्या है डोलियां उठ के जाती हैं, और क्या है डोलियों के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है तो पता चलती है कि वो 1600 दासियां नहीं आकर क्या है दासा आए थे। क्या आए थे? दासा, यानी कि सैनिक आए थे इन दासियों के वेश में और क्या है युद्ध करते हैं। तब हमारे जो राजा थे रावल रतन सिंह ये कहते कि अब क्या है, अब कोई मामला सिमटने वाला नहीं है, अब युद्ध करना पड़ेगा, केसरिया करना पड़ेगा। तो क्या है केसरिया करते हैं रावल रतन सिंह जी, और इनके साथ जो गोरा बादल है वो सेनापति भी क्या है अपने सामंत के साथ सब युद्ध करने के लिए जाते हैं दोस्तों। तो क्या है हमारे जो रतन सिंह जी है वो अब कहते हैं कि अंतिम समय रहा हमारे पास, अब एक ही अंतिम समय में काम कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं केसरिया। तो रतन सिंह जी दोस्तों मेवाड़ के हैं, वो केसरिया की तैयारी करते हैं। किसकी दोस्तों? केसरिया की तैयारी करते हैं दोस्तों। और एक तरफ दोस्तों क्या है इनकी जो पत्नी है दोस्तों रानी पद्मिनी, ये पद्मिनी किसकी तैयारी करती है दोस्तों? जौहर की तैयारी करती है। किसकी तैयारी करती है? जौहर की तैयारी करती है दोस्तों। और इनके जो सेना नायक सेनापति हैं वो केसरिया भी साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, युद्ध करने के लिए क्या है दोस्तों तैयार हो जाते हैं। केसरिया का अर्थ आपको पता होगा कि केसरिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों युद्ध में जाने से पहले क्या है दोस्तों जो पुरुष युद्ध करने जाता है वो अपने सिर पर दोस्तों क्या है केसरिया रंग की पगड़ी बांध कर जाता है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने क्या है देश के लिए लड़ना है, या तो मैं जीत कर आऊंगा या फिर मैं
वीर गति को प्राप्त होकर आऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो वो केसरिया धारण करके जाते हैं और उनकी जो पत्नी होती है वो दोस्तों क्या करती है, जौहर करती है। यानी कि अब अपने स्वाभिमान के लिए, अपने कुल के लिए दोस्तों, अपने क्या है कलंक ना लगे, अपने स्वाभिमान के लिए दोस्तों क्या है जौहर करती है। यानी कि वो पत्नी इसलिए जौहर करती है कि जो अपना शरीर है उस शरीर का हक और सिर्फ हक किसका है, अपने पति का है। अपने पति के अलावा किसी और पुरुष का हक नहीं है, इसलिए वो क्या है दोस्तों जौहर करती हैं, अपने शरीर पर किसी और का हक नहीं बनने देती हैं दोस्तों। ठीक है, तो केसरिया होता है और जौहर होता है दोस्तों। जहां पर केसरिया और जौहर होता है दोस्तों वहां पर क्या, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, साका कहा जाता है। यानी कि मेवाड़ का प्रथम साका था दोस्तों। ये जो साका हुआ था ये मेवाड़ का दोस्तों क्या था, प्रथम साका था। और इससे पहले हमारे राजस्थान का एक साका हो चुका था, इसलिए ये दोस्तों राजस्थान का दूसरा साका था। कौन सा साका था दोस्तों, दूसरा साका था। अब दोस्तों राजस्थान का दूसरा साका था, तो राजस्थान के अंदर पहला साका कब हुआ था दोस्तों, और साका करने वाला जो केसरिया किसने धारण किया दोस्तों, तो पता होना चाहिए। पहला साका दोस्तों रणथंभौर के अंदर हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, रणथंभौर के अंदर हुआ था। और ये जो साका रणथंभौर में हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 11 जुलाई को दोस्तों। कब हुआ था, 11 जुलाई को 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। और यहाँ के जो राजा थे, शासक थे दोस्तों, वो थे हमीरदेव चौहान। कौन थे दोस्तों, हमीरदेव चौहान शासक थे। और यहाँ पर जो आक्रमण किया था वो हमारे एक के साहब ने किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और उस समय शाखा के अंदर केसरिया करने वाले हमीरदेव चौहान थे दोस्तों। 1301 के अंदर हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा था और ये राजस्थान का दूसरा शाखा है। तो दोस्तों क्या घटनाएं होती है शाखा के अंदर, हम उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम शाखा देखना, कौन सा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, क्या क्या घटनाएं होती हैं हम देखते हैं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा क्या है दोस्तों, प्रथम शाखा। अब दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम शाखा है तो ध्यान रखना, ये जो युद्ध हुआ था, युद्ध किन किन के मध्य हुआ दोस्तों, और यह शाखा कब हुआ दोस्तों, तो शाखा तो हुआ 1303 ईस्वी को दोस्तों। और किन किन के मध्य दोस्तों युद्ध हुआ, तो एक तरफ तो हमारे रतन सिंह जी है दोस्तों। कौन है, रतन सिंह जी है मेवाड़ के। और एक तरफ दोस्तों जिसे हम क्या है वर्जस भी लिख सकते हैं, तो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। और रतन सिंह जी ने क्या है दोस्तों, केसरिया किया था। क्या किया, केसरिया किया था दोस्तों। ठीक है, रतन सिंह जी थे, केसरिया किया इन्होंने दोस्तों। और इस युद्ध का जो परिणाम है वो परिणाम क्या रहा दोस्तों, तो इस युद्ध का जो परिणाम है दोस्तों वो परिणाम ये रहा कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या है इसके अंदर विजय हुई थी। क्या हुई दोस्तों, विजय हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की इसमें विजय हुई थी। जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो उस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ था दोस्तों। जौहर किसने किया था दोस्तों, तो ध्यान रखना, जौहर क्या था, हमारी रानी पद्मिनी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, रानी पद्मिनी ने किया था। और ये जो जौहर रानी पद्मिनी ने दोस्तों कितने, 1600 महिलाओं के साथ किया था। कितनी दोस्तों, 1600 महिलाओं के साथ किया था जौहर। और ध्यान रखना दोस्तों, इस युद्ध के अंदर रतन सिंह जी क्या है दोस्तों, वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, रतन सिंह जी वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। और इनके जो दो सेनापति थे दोस्तों, गोरा और बादल, ये भी क्या है दोस्तों, वीर गति को प्राप्त होते हैं। कौन होते हैं, गोरा और बादल क्या है दोस्तों, वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना, इस युद्ध के पश्चात दोस्तों क्या है, अलाउद्दीन खिलजी क्या है, चित्तौड़ पर अधिकार करता है। तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब होता है, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार दोस्तों, तो चित्तौड़ पर जो अधिकार होता है वो अधिकार कब होता है, तो ये अधिकार होता है दोस्तों 26 अगस्त को होता है। कब होता है दोस्तों, 26 अगस्त 1303 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों, 26 अगस्त 1303 ईस्वी में क्या है, चित्तौड़ पर अधिकार करता है। अधिकार करने के बाद दोस्तों क्या है, चित्तौड़ के अंदर 30,000 लोगों का क्या है, कत्ले आम करवाता है। कितने का दोस्तों, 30,000 लोगों का। कितना का दोस्तों, 30,000 लोगों का क्या है, कत्ले आम करवाता है। 30,000 लोगों का क्या है दोस्तों, कत्ले
आम करवाता है। क्या करवाता है दोस्तों? कत्ले आम करवाता है। यानी कि मेवाड़ का जो शाखा हुआ था सबसे बड़ा शाखा था, क्योंकि 1600 महिलाओं ने तो क्या है रानी पद्मिनी के साथ जौहर किया था। उसके बाद अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर 30,000 लोगों का क्या है 30,000 लोगों से भी ज्यादा क्या है इसने कत्लेआम करवाया था दोस्तों। ठीक है, वीर गति को गोरा बादल भी प्राप्त हुए थे, रतन सिंह जी भी प्राप्त हुए थे दोस्तों। जौहर करना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। पहले के जमाने में औरतें सिर्फ यही चाहती थी और यही समझती थी कि मेरे शरीर पर केवल और केवल मेरे पति का हक है, किसी और का नहीं। चाहे अगले सामने वाला व्यक्ति कितना भी उससे क्या है कुछ भी दे दे। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को यहां तक कहा कि मैं तुझे मेरी पटरानी बना के रखूंगा। जो सुख सुविधाएं रतन सिंह ने तुझे नहीं दी वो सारी की सारी सुख सुविधा दूंगा। फिर भी रानी पद्मिनी वहां जाना उचित नहीं समझा, जौहर करना उचित समझा, क्योंकि ये चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर पर मेरे पति का हक रहे, मेरा स्वाभिमान रहे, स्वाभिमान जिंदा रहे, मेरी जो मान मर्यादाएं हैं वो मेरी मान मर्यादाएं क्या है दोस्तों जीवित रहे। आज के जमाने में यदि ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है तो बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों किसी को। और ध्यान रहे आज के जमाने में लड़कियां दोस्तों पैसों के लिए सुख सुविधाओं के लिए अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास चली जाती हैं। आज के प्रचलन में यह सामान्य बात हो गई है। शादी होने के बाद 6 महीने 12 महीने के बाद क्या है लड़कियां अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती हैं। कहती हैं कि इसने ये दुख दिया है, इसने ये दर्द दिया है, ये ऐसा रहता है, पैसा देता नहीं है, ये करता है, वो करता है, मुझे इससे प्यार नहीं है, ऐसे कई बहाने बताते हुए किसी और के साथ चली जाती है दोस्तों। ठीक है, ये बात तो हो गई है। रानी पद्मिनी ने दोस्तों जौहर भी कर लिया, अधिकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। अब क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के अंदर दोस्तों वो देखते हैं। इसके बाद हम क्या है अलग अलग विद्वानों के मत देखेंगे। विद्वानों के मत के बाद हम बात करेंगे कल की क्लास में कि वापिस मेवाड़ पर किन का शासन रहा था और किसने अधिकार किया मेवाड़ पर दोस्तों। तो अब क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या है अधिकार कर लिया। तो अब इसका भी कोई ना कोई तो दुर्ग को संभालने वाला तो चाहिए। मेवाड़ पर अधिकार कर लिया तो मेवाड़ के अंदर शासन व्यवस्था को संभालने वाला चाहिए। तो अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जो अपना पुत्र है, पुत्र का नाम दोस्तों क्या है खिज्र खां। इस खिज्र खां को दोस्तों क्या है खिज्र खां को क्या करता है इस मेवाड़ का दोस्तों क्या है कार्यवाहक बना देता है। मेवाड़ का दोस्तों क्या है कार्यभार सौंप देता है खिज्र खां को। क्या सौंप देता है दोस्तों कार्यभार। क्या सौंपता है मेवाड़ का कार्यभार सौंपता है खिज्र खां को। और दोस्तों इस मेवाड़ का चित्तौड़ का नाम क्या रख देता है खिज्राबाद रख देता है। क्या नाम रख देता है दोस्तों खिज्राबाद रख देता है। क्या नाम रखता है दोस्तों क्या नाम रखता है खिज्राबाद रखता है दोस्तों। क्या नाम रखता है मेवाड़ का नाम दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बदलकर क्या नाम रखता है खिज्राबाद रखता है। क्या नाम रखता है दोस्तों खिज्राबाद नाम रखता है अपने पुत्र के नाम पर दोस्तों क्या है खिज्राबाद इसका नाम रखता है। नाम रख दिया दोस्तों, कार्यभार सौंप दिया। अब दोस्तों क्या है यहां तक हमने जो भी घटनाएं पढ़ी वो घटना सारी की सारी दोस्तों किन के अनुसार पढ़ी थी। ये जो घटनाएं पढ़ी थी ये घटनाएं हमने दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पढ़ी थी। किसके अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों क्या है एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के अनुसार हमने क्या है देखा था। और जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है दोस्तों पद्मावती का। कौन सा दोस्तों पद्मावत ग्रंथ है। और ये ग्रंथ लिखा गया था 1540 ईस्वी के लगभग। इस ग्रंथ के अनुसार अब तक हमने सारी घटनाएं देखी दोस्तों। ठीक है, ये घटनाएं हमने देखी, लेकिन अलग अलग विद्वानों का आक्रमण करने का अलग अलग मत है, वो भी हम देखेंगे। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के अंदर 2 कार्य करवाए, वो देखते हैं दोस्तों। एक तो क्या है मेवाड़ पर अधिकार किया, उसके बाद दोस्तों क्या है गंभीरी नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। किस पर दोस्तों गंभीरी नदी पर क्या है बांध का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों गंभीरी नदी पर बांध का
निर्माण करवाए दोस्तों। अब ये निर्माण कितने किलोमीटर का है बांध का, वो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना, चित्तौड़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, गंभीरी नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया था। और चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों जो दाबई की पीर दरगाह है उस पर एक शिलालेख भी लिखवाया था। क्या काम किया था दोस्तों? दूसरा, जो चित्तौड़ के अंदर दोस्तों क्या है, एक दाबई की पीर की दरगाह है। किसके दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों, किसके अंदर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दाबई पीर की दरगाह है दोस्तों। किसकी? दाबई पीर की दरगाह है। इस दरगाह पर दोस्तों क्या है, अलाउद्दीन खिलजी शिलालेख लिखवाता है। क्या लिखवाता है दोस्तों? शिलालेख लिखवाता है। दरगाह पर दोस्तों क्या है, दरगाह पर शिलालेख लिखवाता है। ये ध्यान रखना आप, क्या करता है? शिलालेख लिखवाता है। अब दोस्तों रहे कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत, उन मतों को हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला मत तो मलिक मोहम्मद जायसी का हमने देख लिया कि मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ में क्या कहता है। इसके अनुसार बात करें तो आक्रमण का कारण था रानी पद्मिनी को प्राप्त करना दोस्तों। दूसरा जो बात करते हैं इतिहासकार की तो वो है GH ओझा जी। ये इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि जो मेवाड़ पर आक्रमण करने का जो कारण था वो कारण था कि समर सिंह द्वारा क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही सेना उल्गू खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान पर जा रही थी, उनसे क्या है कर वसूला था, इसलिए आक्रमण किया। और एक हमारे इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा जी हैं, उसके अनुसार दोस्तों ये पता चलता है कि वो कहते हैं कि जो चित्तौड़ है वो व्यापारिक एवं सामरिक महत्व था। जो चित्तौड़ है वो व्यापारिक एवं सामरिक दृष्टि से क्या है, महत्व रखता था, यानी कि व्यापार करने के लिए भी क्या है, चित्तौड़ अच्छा था। और आसपास के राज्यों पर शासन व्यवस्था को संभालने के लिए भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए अच्छा था। तो इसलिए क्या है, इस कारण से क्या है, आक्रमण किया था और अधिकार करना चाहता था चित्तौड़ पर दोस्तों। तो अब हम एक एक को दोस्तों क्या है, एक एक विद्वान के मत देख लेते हैं, फिर हमारे क्या है रावल रतन सिंह जी कंप्लीट होंगे। लेकिन उसके बाद भी हम दोस्तों क्या है, कुछ बिंदु रहेंगे वो कल की क्लास में देखेंगे। और बिंदु क्या रहेंगे दोस्तों, देखना कि खिजर खान ने दोस्तों कब 1303 पर दोस्तों क्या है अधिकार संभालना शुरू किया था। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि जो राणा हम्मीर है दोस्तों, राणा हम्मीर दोस्तों कब अधिकार प्राप्त करता है, तो राणा हम्मीर दोस्तों जब तक अधिकार प्राप्त करता है तब तक दोस्तों हम क्या है, इसके बीच जो भी घटनाएं होती है खिजर खां और राणा हम्मीर के बीच की, वो घटना हम कल देखेंगे कि चित्तौड़ पर क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। खिजर खां दिल्ली जाता है तो किसको सौंप कर जाता है और उस चित्तौड़ को कौन संभालता है, और राणा हम्मीर किन पर आक्रमण करता है, किन से चित्तौड़ को प्राप्त करता है। फिर से गोहिल वंश तो नहीं गोहिल वंश बसाता है, लेकिन क्या है राणा के रूप में बसाता है दोस्तों। ठीक है, यह बात हम कल करेंगे, लेकिन इससे पहले इतिहासकारों के मत देख लेते हैं दोस्तों। अब हम इतिहासकार के मत देखते हैं कि जो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे। अभी मैंने बात की थी और बताया था अलग अलग विद्वान के मत, तो एक एक विद्वान के मत देखते हैं। पहला तो हमने मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ा था कि मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या है पद्मावत ग्रंथ लिखा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इसने ग्रंथ लिखा दोस्तों पद्मावत, और यह पद्मावत ग्रंथ लिखा दोस्तों कब लिखा आपको पता है? 1540 ईस्वी में दोस्तों। कब लिखा? 1540 ईस्वी में। लगभग कौन सी सदी थी? 16वीं सदी में लिखा। लगभग क्या 16वीं सदी में लिखा था। और वो जो घटना घटित हुई थी मेवाड़ पर दोस्तों, जो साका हुआ था, वो साका दोस्तों कौन सी 14वीं सदी के प्रारंभ में घटना घटित हुई थी। जो घटना हुई थी वो 14वीं सदी में, और उसके बारे में लिखा कब गया दोस्तों? 16वीं सदी में दोस्तों। ठीक है, इनके अनुसार दोस्तों क्या है, जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अनुसार दोस्तों क्या बात है वो मैं बताता हूं। इस ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण, मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण, आक्रमण करने का क्या है दोस्तों, जो प्रमुख कारण है वो कारण क्या है दोस्तों? तो कारण देखना, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। किसको दोस्तों?
रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, रानी पद्मिनी को क्या है, प्राप्त करना, प्राप्त करना, ये कारण बताया था। ठीक है, ये कारण बताया। अब जो हमारे GH ओझा साहब है, वो GH ओझा साहब क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? GH ओझा जी। कौन है दोस्तों? GH ओझा जी। ये GH ओझा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये इतिहासकार क्या है, इस पद्मावत ग्रंथ ने जो बात कही है उस बात का खंडन करते हैं। क्या करते हैं? पद्मावत ग्रंथ की बात का क्या है दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ का क्या है, ये खंडन करते हैं। इस ग्रंथ में जो बात की गई है उसका यह खंडन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? खंडन करते हैं। ठीक है, खंडन क्यों करते हैं? क्योंकि यह ग्रंथ लिखा तो 16वीं सदी में था, और ये जो चित्तौड़ के अंदर दोस्तों जो घटना घटित होती है, वो घटना दोस्तों कब होती है? 14वीं सदी के प्रारंभ में होती है। कब होती है दोस्तों? 14वीं सदी में। यानी कि लगभग इन दोनों के मध्य 200 सालों का अंतर है। 200 सालों से ज्यादा ही अंतर है दोस्तों, क्योंकि 14वीं सदी के प्रारंभ में और वो 16वीं सदी के अंत में है। 14वीं सदी पूरी, 15वीं सदी पूरी, और 16वीं सदी के अंदर दोस्तों कितने? 40 साल, यानी कि लगभग 250 साल पुरानी बात हो जाती है, तब ये लिखते हैं। तो इस बात का क्या है, GH ओझा जी खंडन करते हैं। GH ओझा जी कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण क्या है, उस आक्रमण का एक ही प्रमुख कारण है, और वो प्रमुख कारण यह है कि समर सिंह ने क्या है दोस्तों, समर सिंह ने गुजरात अभियान पर दोस्तों क्या है, समर सिंह ने गुजरात अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों क्या है, जो गुजरात अभियान था, उस गुजरात अभियान पर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही सेना थी, इस शाही सेना से दोस्तों क्या है, कर वसूला था। क्या वसूला था दोस्तों? कर वसूला था। और जो कर वसूला था उसका दंड देने के लिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर क्या है दोस्तों, आक्रमण करता है। किसके अनुसार? GH ओझा के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? GH ओझा के अनुसार। लेकिन दोस्तों दशरथ शर्मा जी क्या है, दो कारण बताते हैं मेवाड़ पर आक्रमण करने के। अब वो दो कारण कौन कौन से हैं दोस्तों, देखना। दोस्तों जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, कौन है दोस्तों? डॉक्टर दशरथ शर्मा। दोस्तों देखना इधर, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा इतिहासकार हैं, और ये क्या है, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दो कारण बताते हैं। कितने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों क्या है, चित्तौड़ पर दो कारण बताते हैं आक्रमण के। पहला कारण दोस्तों बताते हैं, और पहले कारण में तो वही बताते हैं जो क्या है दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ में मोहम्मद जायसी ने बताया। यानी कि क्या है, ये जायसी का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जायसी का क्या है दोस्तों, समर्थन करते हैं, और समर्थन के साथ ही साथ दोस्तों क्या है, समर्थन करते हैं। और इस समर्थन के साथ ही साथ दोस्तों क्या है, जो आईन अकबरी है अबुल फजल की, दोस्तों कौन सी दोस्तों, ध्यान रखना, एक आईन अकबरी, आईन अकबरी। और ये आईन अकबरी लिखी किसने दोस्तों? अबुल फजल ने लिखी। और ये अबुल फजल ने लिखी दोस्तों, तो इसको भी क्या है, पेश करते हैं। इस बात को क्या करते हैं, अबुल फजल द्वारा जो आईन अकबरी लिखी गई है, इस आईन अकबरी को भी क्या है दोस्तों, प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि आईन अकबरी में भी जो जायसी ने बात कही है, वही बात क्या है, आईन अकबरी में भी लिखी गई है। तो यानी कि दशरथ शर्मा जायसी का समर्थन करते हुए आईन अकबरी को पेश करते हैं, जो क्या है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, यह बात तो हो गई। दूसरा कारण यह बताते हैं दोस्तों कि जो है अलाउद्दीन खिलजी का एक तो कारण यह था कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। दूसरा कारण यह बताते हैं, पहला कारण यह बताते हैं और जायसी का समर्थन करते हैं, मतलब पहला कारण तो वो हो गया। और जायसी का समर्थन करते हुए आईनी अकबरी को पेश करते हैं कि आईने अकबरी के अंदर भी यह बात लिखी हुई है, यानी कि पहला कारण तो उनका। दूसरा कारण ये कहते हैं कि जो चित्तौड़ है, वो चित्तौड़ दोस्तों क्या है, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और आसपास के राज्यों पर शासन करने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं, चित्तौड़ का दोस्तों क्या है, चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व है। क्या है दोस्तों,
चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व है। व्यापारिक एवं सामरिक महत्व है, यानी कि दोस्तों चित्तौड़ पर यदि अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है तो चित्तौड़ पर अधिकार के साथ ही साथ दोस्तों चित्तौड़ से व्यापार करने में इसे आसानी हो सकती है, क्योंकि सीमा दिल्ली से, गुजरात और मालवा से लगती है। साथ ही साथ दोस्तों व्यापार करेगा, आने जाने का दोस्तों क्या है, यदि प्राप्त नहीं करता तो हर बार गुजरात जाएगा, तो या तो डायरेक्ट जाएगा तो टैक्स देना मेवाड़ से, या फिर घूम के जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो बार बार टैक्स देने से अच्छा है मेवाड़ पर अधिकार कर लो, और मेवाड़ पर अधिकार करने के बाद ना तो कोई टैक्स देना, ना दूर से जाना, सीधे जाना, व्यापार करना, तो फायदा ज्यादा होगा। और इसी प्रकार से गुजरात पर जो अपना शासन है उस शासन व्यवस्था को संभालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट जाएंगे तो समय लगेगा। चित्तौड़ पर अपना कोई अधिकारी बैठा होगा तो वो चित्तौड़ से सीधा क्या है गुजरात जल्दी पहुंच जाएगा, और वहां पर गुजरात के अंदर जो भी होगा उसको संभाल लेगा, जो भी मोर्चा होगा। तो इसलिए क्या है, दशरथ शर्मा एक कारण ये बताते हैं, महत्वपूर्ण कारण, ठीक है, कि चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व। दोस्तों रावल रतन सिंह जी कंप्लीट हुए दोस्तों। जो घटनाएं इनके बाद खिजर खान के माध्यम हुई, फिर राणा हमीर ने आक्रमण किया, वो कल हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करो, चैनल पर अच्छा सा दोस्तों क्या है क्लास के ऊपर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।